वेद ही विधि और निषेध के ज्ञान से भरा है। इतिहास प्रमाण है कि जब दुनिया के दूसरे हिस्सों में सभ्यता शैशव अवस्था में थी, घुटनों के बल चल रही थी, हम तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला के रूप में ज्ञान प्राप्ति के महान संस्थान खड़े कर रहे थे। इस वृहत, विस्तृत और गौरवशाली विरासत के बाद प्रश्न है कि कहाँ खो गई हमारे ज्ञान की वह सुनहरी परंपरा, कहाँ हो गई चूक। आखिर क्या था शिक्षा और ज्ञान का वह तंत्र जिसने हमें जगत गुरु के पद पर बनाए रखा था। आज भारत दृष्टि में करेंगे इन सभी बातों की चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। ज्ञान को प्राथमिकता देने वाला देश रहा है भारत। यहाँ सदियों से ज्ञानोपार्जन महत्वपूर्ण है। भारत शाब्दिक अर्थों में भी प्रकाश या ज्ञान में रत रहने वाला समाज। लेकिन तब ज्ञानोपार्जन का अर्थ था ज्ञान और विवेक का संतुलित समन्वय। मैं कौन हूँ और पूर्णता क्या है जैसे प्रश्नों के उत्तर में सहायक तत्वों को ही हमारे ऋषि मुनियों ने ज्ञान कहा। सांसारिक जीवन का ज्ञान भी तत्वबोध के उसी ज्ञान से प्रकाशित होता था। इहलोक और परलोक के ज्ञान का सुंदर सामंजस्य हमारी शिक्षा व्यवस्था की धुरी थी। बाद के औपनिवेशिक दौर में यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की गई, जिसका परिणाम आजादी के इतने साल बाद भी देखने को मिलता है। आज जरूरी हो गया है कि लंबे समय से चली आ रही शिक्षा पद्धति में बदलाव लाया जाए, नई शिक्षा नीति का निर्माण हो, ताकि भारत फिर से ज्ञान में रत हो सके। तो आज भारत दृष्टि में भारत की ज्ञान परंपरा पर चर्चा में हमारे साथ उपस्थित हैं श्रीमान जे नंद कुमार जी। नंद कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नंद कुमार जी देश के अग्रणी विचारकों में से हैं, प्रखर वक्ता हैं। भारत राष्ट्र का प्राचीन इतिहास, इसकी संस्कृति, गौरवशाली अतीत, हमारी धरोहर और हमारी ज्ञान परंपरा आपके चिंतन और व्याख्यान का केंद्रीय विषय है। आप प्रतिष्ठित मलयालम साप्ताहिक केसरी के संपादक रहे, दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित कोची अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के निदेशक रहे। वीर सावरकर, बाला साहेब एक समाज सुधारक, नेताजी और हिंदुत्व, भाऊराव देवरस और विजय पथ जैसी पुस्तकें आपने लिखी हैं। मलयालम, हिंदी और अंग्रेजी सहित आपको कई भाषाओं का ज्ञान है। वर्तमान में आप देश की शीर्ष वैचारिक संस्था प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक हैं। देश भर में आपके व्याख्यान होते रहते हैं। नंद कुमार जी, भारत दृष्टि में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत की ज्ञान परंपरा की। कहते हैं एक समय भारत समृद्ध था, संपन्न था, श्रेष्ठ था, जगत गुरु के पद पर आसीन था। और यह भी कहते हैं कि इन सब के पीछे भारत की ज्ञान परंपरा उसका मुख्य कारण थी। जब हम कहते हैं कि भारत ज्ञान की भूमि है, तो इससे हमारा क्या आशय है? ज्ञान को प्रमुखता, इम्पोर्टेंस देने वाले जो समाज जहाँ रहते हैं, उस प्रकार के देश ये भारत हैं। भारत इस नाम का अर्थ भी ज्ञान देने में, ज्ञान लेने में आनंद पाते हैं, आनंदित होते हैं। ऐसे समाज जहाँ रहते हैं, उस समाज, उस देश का नाम है भारत। भारत ये दो शब्दों का जो जोड़ है, भास प्लस रथ। भास मतलब ज्ञान है, ज्ञान से आनंदित होता है, आनंद देने में या ज्ञान देने में आनंद पाते हैं। ऐसे समाज यहाँ रहते हैं। दूसरा कारण, जो ज्ञान का जो अंतिम छोर, ऐसा कह सकते हैं, शिखर, दो तीन प्रकार का मुख्य क्वेश्चन से, मैं कौन हूँ, हु एम आई। दूसरा, परफेक्शन यानी क्या है, यानी पूर्णता यानी क्या है। क्या मैं परफेक्शन के ऊपर के जो शिखर तक पहुँच गया है क्या, और कुछ जाने के लिए जगह है क्या। ये तीनों विषय के उत्तर देने में हमारे पूर्वज, ऋषि पूर्वजों ने जो खूब लगे, और उन्होंने उत्तर इसका जो उनके जो मेडिटेशन से, उनके अध्ययन के द्वारा, उनके चित्त शुद्धि के द्वारा और जीवन शुद्धि के द्वारा उन्होंने ये तीनों का उत्तर पाया। मनुष्य यानी कौन है, और दूसरा परफेक्शन यानी क्या है, पूर्णता यानी क्या है, और हम उत्क्रांति के उच्च शिखर तक पहुंच गया है क्या। ये तीनों का उत्तर हमारे पूर्वजों ने, यहाँ के भारत के पूर्वजों ने, ऋषि पूर्वजों ने, उन्होंने
खूब इसका जो खोज किया और उत्तर पाया, और वो उत्तर सुंदर कविताओं के रूप में आर्टिस्टिक, अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव एक्सपोजिशन के द्वारा आने वाले जो पीढ़ी के लिए, पोस्टरिटी के लिए उन्होंने इसको दिया। ये है महत्व। वो महत्व के कारण जो ज्ञान, जो पूरे विश्व इसके पीछे है, दे आर वेटिंग फॉर दिस नॉलेज। दैट्स वाई इसके कारण भारत ज्ञान भूमि कहते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही। गीता में सारे मैनेजमेंट का ज्ञान है, जीवन का विज्ञान है, और उसे गीता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे गाया जा सके। आत्मज्ञान की प्राप्ति के क्रम में या श्रेष्ठ कौशल के क्रम में, परफेक्शन के क्रम में भारत ने महान ग्रंथों की रचना की। यहाँ की ज्ञान परंपरा की जड़ें बहुत गहरी हैं, विस्तृत आयाम है। लेकिन ऐसा क्यों है कि वो सारा ही ज्ञान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का हो, आज ऑब्सोलीट हो गया है? ये तो ऑब्सोलीट नहीं हुआ है। ऑब्सोलीट हुआ है ऐसा कुछ एक प्रकार का एक प्रचार चल रहा है। भारत के सब प्रकार के ज्ञान आज के हिसाब से, आज के जो जमाने में लायक नहीं है, ऐसा कुछ प्रचार चल रहा है। सही में वो ठीक नहीं है। संस्कृत के बारे में देखिए, हमारे जो ज्ञान परंपरा का एक मूल आधार हमारे भाषा ही है, संस्कृत। वो संस्कृत के बारे में भी प्रचार ऐसा एक जगह से चल रहा है, ये वो मृत भाषा है, डेड लैंग्वेज है। लेकिन सही में सबसे वाइब्रेंट, सबसे लिविंग लैंग्वेज कौन सा है, इसका उत्तर वैज्ञानिकों ने, खास तौर पर कंप्यूटर साइंटिस्ट ने भी बताया, संस्कृत सबसे अच्छा भाषा और साइंटिफिक भाषा है। कंप्यूटर के लिए भी लायक भाषा संस्कृत है, ऐसा भी वैज्ञानिक लोग कहते हैं। और आप अगर देखा है तो हमारे वेद में, उपनिषदों में, अन्य अपने जो मूल ग्रंथों में जो बातें कहते हैं वो हमेशा के लिए रिलेवेंट है। और रिलेवेंट है इसलिए पूरे विश्व इसके पीछे है, दे आर वेटिंग फॉर। इसलिए मैंने पहले ही बताया, पूरे विश्व इसको वेट कर रहा है। आज के ज़माने में इसका ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए लोग वेटिंग कर रहा है। एक बिल्कुल ऑब्सोलीट नहीं है और रिलेवेंट है, एक्टिव है, डायनामिक है। आपका कहना है कि वह आज कहीं ज़्यादा प्रासंगिक है, लेकिन हमने व्यवहार से, जीवन व्यवहार में जिस तरह पहले था उसे वहाँ से हटा दिया है। एक प्रश्न यह है कि इस पूरे ज्ञान तंत्र का, ज्ञान प्रवाह का जो तंत्र था वो हमारे गुरुकुल थे, और गुरुकुल की एक बड़ी सुंदर व्यवस्था थी, लंबे समय तक वो चली, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त हो गई, आज नहीं के बराबर है। आज की जो शिक्षा व्यवस्था है वो भारत के अंतर्मन से मेल नहीं खाती है। तो क्या यह विरोधाभास बना हुआ है? बिल्कुल एक विरोध है। सही में भारत का जो परंपरा, आपने जो सही कहा, एक गुरु और गुरु के साथ उस माहौल में शिष्य लोग रहते हैं और उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो ज्ञान के जो बेसिक बातें उन्होंने पढ़ा, उसके आधार पर नए ज्ञान के तरफ जाने का एक प्रक्रिया चल रहे थे गुरु के सानिध्य में। लेकिन क्या हुआ, आगे चलकर ब्रिटिश राज्य शासन जब आए थे, उन्होंने इस गुरुकुल व्यवस्था, हमारे जो विद्यालयों के, शालाओं के जो व्यवस्था को पूरी तरह उन्होंने उखाड़ करके फेंक दिया। इसलिए महात्मा गांधी जी ने भी एक बार बताया, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम, विद्या का जो पद्धति, ये एक सुंदर वृक्ष के जैसा था। इट वॉज ए ब्यूटिफुल ट्री एंड यू पीपल, मतलब अंग्रेजी लोग इसको जड़ से उखाड़ करके फेंक दिया। और इसके लिए जो आर्थिक मदद देने के जो व्यवस्था थे, राजा लोग सहायता करते थे, ग्राम समितियों ने सहायता करते थे इस प्रकार के गुरुकुल और अपने जो विद्यालयों को चलाने के लिए। इसके पूरी तरह वो सपोर्ट सिस्टम को भी ब्रिटिश लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसके वजह से वो गुरुकुल व्यवस्था, अपने जो श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था, ये केवल किसी जंगल के अंदर एक आश्रम बना के आश्रम में रहने की व्यवस्था, इसको गुरुकुल व्यवस्था नहीं कर सकते। वहाँ भी उस समय भी, पुराने ज़माने में भी हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ थे, विद्यालय थे, शहरों में बड़े बड़े विद्यालय थे। उस विद्यालयों में जो एजुकेशन सिस्टम था, इसको ख़त्म किया। इसके वजह से ये सब नष्ट हो गया हमारे यहाँ से। फिर हमारे हाथ में जो सत्ता आ गया, इट वॉज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरी मौका था हमको फिर से हमारे जो शिक्षा व्यवस्था को उस ढंग से प्रारंभ करने के लिए। लेकिन क्या कहूँ, उस समय जो आए हुए सत्ताधारियों के मन में भी संस्कृत के वजह तरफ से उनका दृष्टिकोण अलग था, हमारे जो शिक्षा पद्धति के बारे में भी दृष्टिकोण अलग था।
और एक प्रकार से वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के अंधानुकर्ता थे जो आए हुए सत्ता में आए हुए लोग। इसकी वजह से पूरी तरह उसके तरफ, अपने जो शिक्षा व्यवस्था के तरफ अनदेखी करके वेस्टर्न सिस्टम को अपनाने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए वो लोग बहुत काम किया। शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा एक और प्रश्न है, शिक्षा तंत्र में हमने गुरुकुल को समाप्त कर दिया या वो समाप्त हो गए, और उसके अंदर जब हम जाएं, एकेडमिक्स में जाएं, जो टेक्स्ट बुक्स हैं जो पढ़ाए जाते हैं, विशेषकर उच्च शिक्षा में, कोई भी विषय ले लें, मनोविज्ञान ले लें, समाजशास्त्र ले लें, अर्थशास्त्र ले लें, उसमें सारे ही प्रतिष्ठित जो टेक्स्ट बुक माने जाते हैं वो विदेशी लेखकों के हैं। अब वो किस मनोभाव से लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वो समझा जा सकता है। आश्चर्य तो यह है कि योग और तंत्र में भी विदेशी लेखकों का ही वर्चस्व है। आखिर ऐसा क्यों? ये एक औपनिवेशिक मन अभी भी चल रहा है, एक कॉलोनाइज्ड माइंडसेट हमारे यहाँ, एक गुलामी मन अभी भी चल रहा है। ब्रिटिश या वेस्टर्न सिस्टम सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है, ये सोचकर आगे बढ़ने वाले जो कुछ लोग अभी भी रहते हैं। जब ब्रिटिश लोग यहाँ सत्ता करते थे, उनके एक प्रकार का जो उद्देश्य वही था, सभी प्रकार का अंग्रेजी सिस्टम को यहाँ लागू करने के लिए। लेकिन स्वतंत्र मिलने के, आज़ादी मिलने के बाद इसका चेंज करना चाहिए था, लेकिन मन में अभी भी गुलामी एक मनस्थिति हमारे यहाँ चल रहा है। इसके वजह से जब चाणक्य के बारे में पढ़ाने की जो स्थिति आते हैं, उस समय हमारे यहाँ के जो राजनीतिक प्राध्यापक लोग भी कहते हैं चाणक्य वाज इंडियन मैकियावेली, जो किसी तरीके से मैकियावेली और चाणक्य का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देखा है तो भी एक समय का नहीं है, लगभग 1500 साल पहले चाणक्य था। मैकियावेली बहुत बाद का था। मैं इस दोनों के जो पॉलिटिकल या बाकी जो उनके जो देन के बारे में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कंपैरिजन के लिए भी लायक नहीं है। फिर भी हमारे यहाँ के कॉलोनाइज्ड माइंडसेट, एक स्लेव मेंटालिटी, वो मेंटालिटी के कारण अभी भी वेस्टर्न ठीक है ऐसा कहते हैं। ये एक आइडेंटिटी का प्रॉब्लम भी है, आइडेंटिटी क्राइसिस है। मैं कौन हूँ ये ठीक तरह से समझने वाले जो लोग नहीं है, समझाने वाला जो भी लोग नहीं है, इसलिए इस प्रकार का एपिंग मेंटालिटी। देखिए, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ाने की अवस्था आते हैं हिस्ट्री में, लोग कहते हैं, अपने जो टीचर्स लोग कहना पड़ता है, ही वॉज इंडियन नेपोलियन। नेपोलियन का जो कार्यकाल कहाँ था? समुद्रगुप्त का था। समुद्रगुप्त उनके किसी भी वार में, किसी भी बैटल में बिल्कुल हारा नहीं। बस एक प्रकार से ही नेवर फेल्ड इन एनी ऑफ दी वार्स। बट नेपोलियन का वाटरलू सब सभी को मालूम है। कालिदास के बारे में कहने के समय भी ही वॉज इंडियन शेक्सपियर कहते हैं। इस प्रकार की गुलामी मनस्थिति जाना चाहिए, इसको बदलना चाहिए, तब जाकर भारत में सही भारतीयों का निर्माण भी शिक्षा पद्धति से हो जाएगा। बहुत अच्छा, हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत की ज्ञान परंपरा की, उसकी श्रेष्ठता की, यहाँ रचे गए अनगिनत ग्रंथों की। प्रश्न वहीं आकर टिकता है कि हम औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, और यही कारण है कि अपनी श्रेष्ठ धरोहर को भी पहचान नहीं पा रहे हैं, और बाहर का जो छिछला ज्ञान है उसे भी हम महान रूप में देख रहे हैं। हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने का प्रयास करेंगे भारत के अंदर चल रहे राष्ट्र और नेशन को लेकर चल रहे विरोधाभास की। हम एक सॉफ्ट नेशन हैं, अहिंसक समाज हैं, या पराक्रमी समाज हैं, पराक्रमी देश हैं, इसे लेकर चल रहे विरोधाभास की। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ। भारत दृष्टि में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं भारत की ज्ञान परंपरा की, और चर्चा में उपस्थित हैं जे नंद कुमार जी। आप शीर्ष वैचारिक संस्था प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक हैं। नंद कुमार जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे गुरुकुल की परंपरा की, भारत के ज्ञान परंपरा की श्रेष्ठता की, और औपनिवेशिक मानसिकता की। कुछ अलग प्रश्न। भारत को लेकर एक अलग धारणा बनती है कि यह एक अहिंसक समाज रहा। उसके कई उदाहरण भी दिए जाते हैं, अहिंसा की श्रेष्ठता की भी बात की गई, और उदाहरण मिलते हैं, खूब सारे प्रमाण मिलते हैं भारत के पराक्रमी होने के, वीर होने के, शौर्य से पूर्ण होने के। आखिर वस्तु स्थिति क्या है? अहिंसक समाज यानी क्या है? अहिंसा एक महत्वपूर्ण दर्शन है, एक मूल्य है, लेकिन अहिंसा
किसके पास आने के समय वो श्रेष्ठ दर्शन या मूल्य होते हैं। किसी दुर्बल व्यक्ति के पास अहिंसा रहने तो वो अहिंसा कहने से वो अहिंसक नहीं बन जाते हैं, उनके बारे में लोग कहते हैं वो कायर है। लेकिन शक्तिशाली जब कहते हैं, ताकतवर लोग कहते हैं, शौर्यशाली लोग कहते हैं मैं अहिंसा पर विश्वास रखने वाला लोग है, ऐसा कहने पर ही अहिंसा को मूल्य मिलते हैं। इसको जो लोग कहते हैं ठीक है वो अहिंसक समाज है। भारत उस प्रकार के अहिंसा को आगे बढ़ाने वाला लोग है। इसका मतलब उनके तरफ या समाज के तरफ अधर्म का आक्रमण होते हैं उसको सहन करने वाला नहीं था वो लोग। लेकिन इसके साथ साथ एक श्रेष्ठ दर्शन के रूप में, ये श्रेष्ठ योग दर्शन के रूप में अहिंसा को उन्होंने, भारत के जो पूर्वजों ने अपना जो एक प्रकार का एक श्रेष्ठ मूल्य इस प्रकार से इसको पीछे गए थे, वो दर्शन अपनाते थे। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। भारत के पूरे इतिहास आप अगर देखा है तो दोनों यानी शक्ति हाथ में रखते हुए उन्होंने किसी दुर्बल व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं किया है। भारत के इतिहास में पूरी तरह आप देखिए, भारत एक शक्ति पाया है, वो अजेय शक्ति है। अन्य लोगों को भारत के ऊपर कुछ मनस्थिति से यानी गलत मनस्थिति से देख नहीं सकते हैं, उस प्रकार के शक्ति भारत को था, इसलिए अजेय शक्ति कहते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा का भी उदाहरण आप देख लीजिए। जब युद्ध दरवाजे पर आ गया था उस समय भी उन्होंने अहिंसा के एक प्रकार का एक संदेश वाहक के रूप में दुर्योधन के सभा में गए हैं। दैट इज अहिंसा। जब शक्तिशाली अहिंसा का प्रचार करते हैं, बात करते हैं, उस समय वो अहिंसक बन जाते हैं, नहीं तो वो कायरता है। हमारे पास बल भी था, अहिंसा भी था। एक दूसरा प्रश्न वो भी एक विरोधाभास से भरा है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, और एक दूसरा नैरेटिव है कि हम एक सांस्कृतिक राष्ट्र रहे और हमारी सीमाएं उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक लंबी चौड़ी रही और हम एक राष्ट्र के रूप में भी रहे। आखिर वस्तु स्थिति क्या है? भारत एक राष्ट्र था, एक राष्ट्र है, एक राष्ट्र रहेगा ही। ये बात सच है, ये किसी दूसरा नैरेटिव नहीं है, वो तो एकमात्र नैरेटिव है, सही नैरेटिव है। कुछ लोगों ने जानबूझकर भारत को एक प्रकार से विखंडित करने के लिए, विखंडन करने के लिए कोशिश कर रहा है, ब्रेक करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये लोग एक गलत नैरेटिव खड़ा करने के लिए इस प्रकार के जो बातें कहते रहते हैं, भारत वॉज नेवर ए नेशन। बट आप देखिए इतिहास जहाँ से शुरू होता है तब से लेकर भारत एक महान राष्ट्र, एक राष्ट्र समुद्र पर्यंता एक राड, इस प्रकार का जो आपको कोटेशन से आप इस प्रकार के श्लोक वाक्य वेदों से लेकर कहीं आपको मिल सकते हैं। भारत एक राष्ट्र था, वो राष्ट्र हमारे पुराना पौराणिक ऋषि श्रेष्ठों के तप से बनाया हुआ है। तप से बनाया यानी उनके जीवन शैली से। वो जीवन शैली पूरे संसार के मंगल के लिए था, शुभ के लिए था। वेद कहते हैं भद्रम इच्छन्द ऋषय स्वर्विदा तपो दीक्षाम उपसेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलमोजश्च जादम तदस्मै देवामुपसन्नमन्तु। जिन महान ऋषि पूर्वजों ने सारे संसार के सुख समृद्धि मंगल के लिए कामना करते हुए तप किया, वो तप से ओज, तेज और राष्ट्र का निर्माण हुआ। देवलोक देवताओं ने भी उस राष्ट्र के प्रति प्रणाम करते हैं, वंदना करते। ये हमारे कल्पना है। हमारे जो मकसद हमेशा किसी भी काम करने के समय, भारत के जो लोगों के मूल कल्पना पूरे संसार को सर्वेपि सुखिनः सन्तु, ये कल्पना सामने रखकर काम करने वाले लोगों के देश इस रूप में ये राष्ट्र एक था। उसके आधार पर यहाँ के वेदों के, यहाँ के उपनिषदों के, इतिहासों के, हमारे पूरे वाङ्मय का निर्माण भी इस लक्ष्य को आगे रखकर किया। हमारे यहाँ की शिक्षा पद्धति भी उस प्रकार से हुआ है। इसलिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, कच्छ से लेकर कामरूप तक आप जाकर देखिए, सभी प्रकार के जो लोगों के मन में एक ही मूल्य को सबसे महत्व देते हैं। ये मैंने जो पहले बताया, सर्वे उनके जो श्लोकों में, उनके जो सूक्तों में, उनके जो प्रार्थनाओं में ये आते रहते हैं, सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सारे संसार के किसी व्यक्ति दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए। इस लक्ष्य को लेकर समाज, जिस प्रकार के समाज जिया, उस समाज इस राष्ट्र बन गया।
आखिर राष्ट्र यानी कौन है? नेशन इज पीपल। राष्ट्र यानी जन है, लोग है। उस प्रकार के लोग होंगे, उस प्रकार के जनों के देश है इस राष्ट्र पहले ही राष्ट्र था। लेकिन कुछ विचारधारा के लोगों को भारत के इस एकता, भारत के इस यूनिटी एंड स्ट्रेंथ के ऊपर उनको बहुत खतरा रखते हैं। क्यों लगते हैं वो तो दूसरा विषय है। इसलिए इसको डिवाइड करने के लिए, भारत को दुर्बल बनाने के लिए कुछ लोगों ने उनके विचारधारा को यहाँ लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए ये गलत प्रचार करने के लिए ये हमेशा रखते हैं। अंग्रेजी लोग भी किया, भारत एक देश नहीं, हमने आकर इसको एक कर दिया, ऐसा उन्होंने बताया। उनका जो वादा क्या था, उनका जो क्लेम क्या था, हमने जो रेलवे लाइन लाया है, हमने पोस्ट ऑफिस लाया है, इसकी वजह से भारत एक हो गया। हमारे यहाँ के भी कुछ लोगों ने इसको रिपीट करते रहते हुए और कहा। महात्मा गांधी जी ने उन लोगों को पूछा, उनके हिंदू स्वराज में पूछा, क्या आप लोगों ने आकर यहाँ एक पॉलिटिकल यूनिटी लाने के लिए कोशिश किया, इसका मतलब आपने राष्ट्र बनाया? ये नहीं है। आपको ये पॉलिटिकल यूनिटी करने में थोड़ा बहुत मदद इसलिए हुआ है, भारत पहले ही एक राष्ट्र था। इसलिए किसी रेलवे के पटरी या लोहे के पटरी कहीं पर डाला है तो वो राष्ट्र नहीं बन जाएगा। राष्ट्र बनना है तो उसमें एकता के खून बहना चाहिए, उस प्रकार के वेन्स चाहिए। ये भारत के एक फंडामेंटल यूनिटी का कारण है। इसलिए ये देश, ये एक राष्ट्र था, राष्ट्र है, राष्ट्र ही रहेगा। एक अंतिम प्रश्न, बहुत संक्षिप्त उत्तर की अपेक्षा के साथ, कि ये जो पूरा विचार है, भारतीय दर्शन है, भारत की संस्कृति है, वैचारिक अधिष्ठान है, किसी के सामने भी इसकी चर्चा हो तो वह स्वतः ही इसको मानते हैं। भारत का मानस भी उसके लिए तैयार है। पूरी दुनिया लगभग उसे मानने लगी है। प्रश्न है कि भारत में उन बातों को सामान्य जीवन व्यवहार में कैसे लाया जाए? यानी हमारा व्यवहार में लाना है तो हमारे शिक्षा पद्धति में बदलाव लाना चाहिए। सबसे पहले इस शिक्षा पद्धति, इस विद्या दर्शन को मानने के लिए हमारे यहाँ के जो विद्या के शिक्षाविदों के मन में ये बदलाव पहला लाना चाहिए। सत्ताधारियों के मन में भी ये विचार आना चाहिए, हमारे ये शिक्षा पद्धति को फिर से लाना चाहिए। इसके लिए कुछ प्रयास, खास प्रयास होना चाहिए। देखिए, हमारे जो आज़ादी मिलने का 70 साल पूरा हो गया, अभी भी हम सोच रहे हैं हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन सा होना चाहिए। मतलब क्या है, 7 दशक विदाउट ए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हम आगे बढ़े हैं। इसलिए सही राष्ट्रीय विचार के आधार पर एक शिक्षा पद्धति को आगे ले जाना है। हमारे भाषा मतलब केवल संस्कृत नहीं है, हमारे सभी प्रोविजन स्टेट लैंग्वेजेस को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने ये विरासत को सबसे महत्वपूर्ण स्थान देकर उसके आधार पर काल और देश को सुसंगत ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास होना चाहिए। तब जाकर इसका जो इच्छा और निष्ठा लोगों के मन में बढ़ेगा। तो भारत दृष्टि में आज हमने चर्चा की भारत की ज्ञान परंपरा की, उसकी गहरी जड़ों की, गुरुकुल की व्यवस्था की, और जिन विरोधाभासों की बात होती है कि भारत कभी एक राष्ट्र नहीं रहा, दरअसल वो भारत को तोड़ने की एक साजिश है। जिन विरोधाभासों की बात होती है कि भारत एक अहिंसक समाज था, तो अहिंसा उसे ही शोभा देती है जिसके पास शक्ति हो। इस बात की भी चर्चा हमने की। और यह दुखद है कि आज़ादी के 70 वर्षों के बाद भी आज हमारे पास एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अभाव है। हम किस रास्ते पर आगे बढ़े हम समझ सकते हैं, लेकिन भविष्य उज्जवल है, क्योंकि उस ओर विचार करने वाले लोग सजग हैं और पूरी दुनिया भारत की ओर एक आशा की नज़र से हमें देख रही है। नंद कुमार जी, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यह कार्यक्रम देखने के लिए हमारे सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ।